साउंड साउंड आ रहा है? हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मैं ऋषि झा आज के क्लास में बिहार एग्जाम पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, और इससे पहले का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या देखा था? प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम को देखा था। एग्जाम में दोनों नियम पूछे जाते हैं और आपको बता देना चाहते हैं ये जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है, और इसके अंदर जो ये आज का लेक्चर है गोलीय दर्पण, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, और उस दर्पण में अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, और इसी के साथ ये उत्तल अवतल दर्पण के कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे तो वहां पर उनकी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सके। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण लेक्चर 2। आइए हम पढ़ते हैं और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और बैठे होंगे। चलें स्टार्ट करें। देखिए आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप दर्पण देख रहे हो ना, और इस दर्पण में हंसते हुए जो चेहरा देख रहे हो ना, ये मेरी बेटी है, ठीक है, बेटिया रानी है। और सोचा कि मैं कहाँ आपको दिखाऊं, ठीक है, कैसा मतलब समतल दर्पण से समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमें दिखाना था आपको। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रतिबिंब से बहुत कुछ मैं समझाऊंगा। तो मैंने इसका इमेज यहाँ से मतलब इमेज खींच करके, ये बहुत मतलब कुछ पुराना इमेज है, 2-3 मंथ पहले का इमेज है, तो मेरे पास था मोबाइल में, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो आइए, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? पहली बात आपको मैं बता दें, प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने जो खड़े हैं ना, तो आप हैं एक वस्तु या कोई भी वस्तु, ये मार्कर है, मतलब ये पेन है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिसे हम बिंब कहते हैं। इसका जो इमेज इस दर्पण के अंदर बनना है ना, ये एक प्रतिबिंब है। इसका जो इमेज अंदर बनेगा, इमेज को ही प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो है बिंब है, इसके अंदर जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। आप समझ गए होंगे। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी जो विशेषताएं की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला जो विशेषता है समझते हैं। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी समतल दर्पण के अंदर, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे ये जो है, इसकी ये जो बेटियां रानी है, इसकी जो मान के चलो साइज है, इसी साइज का इसके अंदर इमेज बन रहा है ना। ये जितनी हाइट में खड़ी है उतना ही हाइट का इस दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उसी साइज का, उसी लेंथ का बनेगा। समझ रहे हो ना। यानी वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। उसके बाद ये बात समझ गए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, तो वस्तु के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज क्या होता है, समान आकार का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट ध्यान रखोगे, प्रतिबिंब सदैव आभासी। प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी, मतलब नकली, काल्पनिक, ठीक है, तथा सीधा होता है। तथा क्या होगा, सीधा, यानी इसके ठीक सामने इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आपके ठीक सामने आपका प्रतिबिंब बनेगा, नाक के ठीक सामने नाक बनेगा। अगर आप उंगली को ले जाओगे तो ठीक सामने ही आपके उस आईना के अंदर, समतल दर्पण के आईना के अंदर, मतलब दर्पण के अंदर ही वो उंगली उसी सीधी में आएगी। ये बात ध्यान रखना, सामने सामने होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर बिंब रखा होता है। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या होता है, वस्तु रखा होता है। अब ध्यान देना, बिंब रखा होता है। ये जितनी दूरी पे खड़ी है ना, इस समतल दर्पण के अंदर आप देख रहे हो, उतना ही दूरी पर अंदर में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और आपको बता दें, मान लो हम दर्पण के सामने, ये मेरा उंगली है, मान लो एक दिखा रहा हूं, ये उंगली है। अब मान लो यहाँ पे समतल दर्पण है, इसके अंदर है। मैं अगर इस उंगली को आगे ले जाऊंगा तो दर्पण के अंदर भी उंगली आगे आएगा। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊंगा ये भी पीछे जाएगा, ठीक है। हाथ को आगे बढ़ाएंगे तो उस दर्पण के अंदर भी हाथ आगे बढ़ेगा।
ये बात आप देख सकते हो। आपके घर में आईना होगा, मिरर होगा, समतल दर्पण में आप जाकर के आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी आपको ध्यान ये रखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा है, जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित। अब पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? आप समझिए, आपके इस गाल पे तिल है ना, तो ये जो आईना में जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, मतलब उस दर्पण, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना आपका, वो तिल इधर दिखेगा। ठीक है, अगर यहाँ तिल है तो तिल यहाँ दिखेगा। अगर आपका पॉकेट का जेबी इधर है तो जेबी इधर दिखेगा। ठीक है, अगर आपने इस हाथ में मार्कर लिया है तो उसके आईने के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, उसमें वो उल्टा हाथ में रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। इसी कारण से यही प्रतिबिंब के अंदर जो ये जो आप देख रहे हो ना, पार्श्व परिवर्तक प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसी कारण से क्या होता है, ध्यान रखोगे, जो सड़क पे आप देख रहे हो ये एम्बुलेंस चल रहा है, हो सकता है एम्बुलेंस क्यों चलता है आप जानते हो? इमरजेंसी केस होती है, किसी को जरूरत, मतलब बहुत जल्दी अस्पताल में एडमिट होना होता है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है ना, तो इसको क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना होता है उस मरीज को, तो इसको फास्ट में चलना होता है। तो इसको, ये जो एम्बुलेंस है, इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। क्यों? सामने जो गाड़ी चल रही है वो जब आईने से दिखेगा तो उसको ये सीधे दिखेगा। अगर इसको सीधे यहां लिख दें तो आईने में उल्टा दिखेगा, समझ ही नहीं पाएगा इसके सामने जो सड़क पे गाड़ियां चल रही है, क्योंकि इससे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। यानी दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, ये ध्यान रखना। यानी दायां बाईं ओर दिखता है, बायां दाईं ओर दिखता है। तो यानी अगर आप इन्हें एम्बुलेंस इधर से लिखा है तो एम्बुलेंस सामने वाले गाड़ी को साइड मिरर में इधर से दिखेगा। ये बात ध्यान रखोगे, इसी को हम पार्श्व परिवर्तित करते हैं। समझ में आया कि नहीं बात? तो ये बात आप नोट कर लोगे। ठीक है, तो पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये बातें जो है ये इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहे तो नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे सामने है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझते हैं। ये जो गोलीय दर्पण आप देख रहे हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी कांच के गोले के, मतलब खोखले गोले का एक भाग है। अब देखो एक बात समझो, ये जो दर्पण है ना, मान के चलो ये पहले इस तरह का, एक सेकेंड, पहले जो है इस तरह का कोई एक गोला रहा होगा। गोला, ये पूरा गोला नहीं हो पाया, ठीक है, हम कोशिश करते हैं पूरा गोला बनाने का। पहले इस तरह का गोला होगा, ठीक है, इस गोले को काट करके दो भागों में बांट दिया। ठीक है, वक्रित, ये वक्रित है, ठीक है, दो भागों में काट दिया। तो ध्यान रखोगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखोगे ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, और दो प्रकार क्या है, तो पहला प्रकार है अवतल, दूसरा प्रकार है उत्तल। पहला प्रकार क्या है, अवतल है, दूसरा प्रकार क्या है, उत्तल है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, याद रखोगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। इसको दो भाग में मैंने काट दिया। अब ध्यान देना, यहां पे परावर्तक पृष्ठ दो होगा, एक होगा ये वाला एरिया, एक होगा ये वाला एरिया। ठीक है, इधर वाला भी परावर्तक पृष्ठ होगा, इधर वाला भी परावर्तक पृष्ठ होगा। अगर मैं इधर पॉलिश कर दूं तो इसका जो अंदर वक्रित वाला भाग है ये परावर्तक पृष्ठ बनेगा। अगर इसको अंदर से पॉलिश कर दूं, रजतित कर दूं, पेंट कर दूं, ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब यहां पे ध्यान दो, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ध्यान देना, अवतल दर्पण क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है। वक्रित, ये वक्रित है। अब देखो ध्यान पे, ये मान के चलो यहां पे आपको हम समझाते हैं, ध्यान देना, गौर से ध्यान देना। मान लो ये एक गोलीय दर्पण है,
ये एक गोलीय दर्पण है, क्लियर है। अब इसको 20 से हमने काट दिया, इसको हमने क्या किया, 20 से काट दिया। काटने के बाद इसके पीछे हमने क्या किया, पॉलिश। इसे हम कहते हैं रजतीत करना, इसे कहते हैं हम पेंट करना। इस तरह से पॉलिश कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हमने पॉलिश कर दिया। तो आप ध्यान देना, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये जो आप एरिया देख रहे हो पीछे वाला, ये क्या है, ये पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश सतह है, यानी पेंट किया हुआ सतह है, ठीक है। अब परावर्तन जो होगा, इधर से पेंट किया है हमने, रजतीत किया, आप देख रहे हो इस इमेज में, ये रजतीत किया हुआ है। और इधर से आप देख रहे हो ना, तो कोई भी परिवर्तन होगा, मतलब प्रकाश की किरण टकराएगी और परावर्तन होगा इधर ही होगा। परावर्तक सतह ये है, ठीक है, ये अंदर वाला है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक सेकंड सॉरी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये हो गया आपका परावर्तक सतह। ये इमेज अवतल दर्पण का ही है। इसमें क्या है, ये मैं आपको बना करके दिखाया हूं, ये पॉलिश किया हुआ है। ये क्या है, पॉलिश किया हुआ है। एक गोले का भाग है, इसको दो भागों में काटा, एक भाग के पीछे है ना, वक्रित भाग के ठीक पीछे हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद ध्यान रखना, गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होगा, अवतल दर्पण होगा। ये बात आपको दिमाग में सेट करके रखना है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो यहां पे ये इमेज देख रहे हो, देखो अगर ये मान लो कोई क्या है, किसी कांच का खोखले गोले का भाग है, तो खोखले गोले का एक भाग है, उसको काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके इसके क्या था, इसके बाहर था पॉलिश, अंदर वाला जो वक्रित भाग है परावर्तक पृष्ठ है, इसके अंदर वाला जो है इसको हम कर देते हैं पॉलिश। इसके अंदर वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलिश किया हुआ सतह। ये हो गया पॉलिश सतह, ठीक है। और बाहर वाला जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, परावर्तक सतह। अब देखिए यहां पे वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर देख रहे हो ना, ये बाहर की ओर है, ये क्या है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर वक्रित है, यानी क्या है, ये जो है उत्तल दर्पण है। अंदर की ओर होगा तो अवतल होगा, बाहर की ओर होगा यानी अंदर। देखो यहाँ पे अंदर जो है ना, ये पॉलिश कर दे, अब बाहर परिवर्तित है, ठीक है, अंदर की ओर अगर पॉलिश है, अब बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण वो होगा जिसका अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होगा, बाहर की ओर पॉलिश होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, ठीक है, ध्यान रखना, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो। तो बाहर की ओर उत्तल, अंदर की ओर अवतल। ये एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछ के, तो हम उम्मीद करते हैं उत्तल अवतल दर्पण में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण में आपको कोई भी कंफ्यूजन हमको लगता है अब नहीं होगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आपको आराम से इजी में आंसर करना है। अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो गोलीय दर्पण मैंने बनाया ना,
इस गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, क्योंकि इस गोलीय दर्पण में कुछ कुछ बिंदुएं हैं, पॉइंट लिया गया है, उस पॉइंट को कैसे हमें पढ़ना है, जानना है। इन सारे परिभाषाओं का उपयोग हमें इस दर्पण से जो हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, है ना, जो प्रतिबिंब की स्थिति है उस स्थिति को समझने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये पढ़ना जरूरी है। ये जो अभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको याद भी कर रखेंगे। याद क्या, अभी आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान दो, दर्पण का जो परावर्तक सतह है, ये दर्पण है, ये अवतल है। अगर मैं इधर से बनाऊं तो उत्तल होगा, दोनों में, उत्तल में भी होता है अवतल में भी होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये तो आपका हो गया अवतल, इधर मैं घुमा दूं और इस तरह से मैं पॉलिश कर दूं, तो आप सभी जानते हो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी ये हो जाएगा उत्तल। तो इस दोनों दर्पण में इस दर्पण के एक केंद्र बिंदु होता है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कि ये केंद्र देख रहे हो ना, ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, इसका ध्रुव ये हो गया। मतलब ध्यान देना, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के का केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, पोल को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान रखोगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए एक बात, ये जो दर्पण है, ये दर्पण क्या है, एक कोई कांच के खोखले गोले का एक भाग होगा। ठीक है, कांच के खोखले गोले का एक भाग होगा, कटा हुआ भाग होगा। मान लो कोई कांच का ही गोला रहा होगा, ठीक है, इसका कटा हुआ भाग है, इस गोले के केंद्र होंगे, इस गोले का क्या होगा, केंद्र होगा, और उस केंद्र को ही तो हम क्या कहते हैं, उस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से लिखते हैं। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, इस गोले का, कांच का कटा हुआ गोले का ये भाग है, ध्यान रखोगे, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, यह दर्पण पर स्थित नहीं होता है, ये दर्पण पर स्थित नहीं होता है, ध्यान रखोगे, ये हम मानते हैं, है ना, ये होता नहीं है, ये हम समझने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, ये जो गोला है, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र होगा, जिस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको ध्यान में आपको रखना है। तो वक्रता केंद्र आपने समझ गया। अगर कोई दर्पण है, वो उत्तल है अवतल है, उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और वो जो दर्पण है, जिस कांच का कटा हुआ गोले का भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वो जो कांच है ना, दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ है, वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, उस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया। अब वक्रता त्रिज्या की अगर हम बात करें, रेडियस की अगर बात करें, तो उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो सी है ना, ये पी से सी, आप पढ़े होगे वृत्त में, आप पढ़े होगे गोला में, तो गोला का वक्रता त्रिज्या होता है ना, तो ये पी से सी की जो दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है। सिंपल सी बात है। वक्रता केंद्र जो गोला है, कांच का खोखले गोले का ये भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले के त्रिज्या पी से सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो इस मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है या मुख्य अक्ष होता है। ये होता नहीं है, ये काल्पनिक रेखा होता है, ठीक है, जो कि दर्पण के ध्रुव से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरता है। अब ध्यान देना, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है। इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, तो इस रेखा को ही हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को दिमाग में बिठा लेना है। तो इसको हटाओ तो, ठीक है। तो उस रेखा को, एक सीधी रेखा होती है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, सीधी काल्पनिक रेखा होती है। उस रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष
ये सारी बातें इसी का नाम है। ठीक है, तो हम समझ गए। आपसे कोई पूछेगा मुख्य अक्ष क्या होता है, ये काल्पनिक रेखा होता है, कोई रेखा का होता नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चले आगे बढ़ते हैं, आगे समझिए मुख्य फोकस और मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। अब देखो यहां पे मुख्य फोकस की अगर हम बात करें, कोई भी मान के चलो प्रकाश की किरण है, अनंत से आ रही है, मान लो अगर मुख्य अक्ष आप समझ गए, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है। इस काल्पनिक रेखा के समांतर कोई प्रकाश की किरण टकराती है। वो दर्पण अगर अवतल है, वो दर्पण अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, एक सेकेंड, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके वो गुजर जाती है। ठीक है, मान लो एक किरण ये आई, यहां से अनंत किरण को हम टकरा के गुजार सकते हैं। ठीक है, और टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु से होके गुजर जा रही है। ये सारी किरणें जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। ये जो तीर की निशान आप देख रहे हो ना, ये आपतित किरण है, और ये जो तीर की निशान देख रहे हो दर्पण से टकराने के बाद ये जा रही है, ये आती हुई किरण है, ये टकराने के बाद लौटती हुई किरण है, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराई और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे ये किरणें मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान रखो, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जिस दर्पण में, याद रखना, अवतल दर्पण में ये होता है, क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, क्योंकि मुख्य फोकस ही तुम पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यानी इमेज हम यहां प्राप्त कर सकते हैं। ये इमेज बाहर बनता है, फोकस पे बनता है, ध्यान रखना। पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है वो जो है वही बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर ये दर्पण अवतल है तो मुख्य फोकस पे मिलती है, अगर ये दर्पण उत्तल है तो देखो यहां पर ये कर्व है ऐसे, अगर आप यहां से गेंद मारोगे तो गेंद भी टकराएगा, कर्व है तो गेंद इधर घूमेगा। लेकिन यहां पे आप ध्यान दो, ये मान के चलो कोई एक दीवार है, ये ऐसे है, ठीक है, अगर यहां से कोई गेंद मारेंगे तो स्वाभाविक है दीवार ऊपर है तो गेंद ऊपर टकरा के चला जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है। अब तल उत्तल में कॉमन बातें जो ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में यहाँ गलती होता है। उत्तल में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर वक्रित है। अब मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आई, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराई, टकराने के बाद ये इधर वापस लौट आती है, ये मिलती जुलती कहीं नहीं है, ये चली जाती है। बहुत सारी किरणें आई, टकराई, यहाँ पे देख लो टकराई, इधर घूम गया, ये किरणें आई, टकराई, इधर घूम गया, ये किरणें आई, इधर घूम गया, ये मिलती है ही नहीं। तो भैया जहां पे किरणें मिलती है ना वही प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती मिला देते हैं। ये देख लो काल्पनिक रेखा टूटी रेखा है, इसको ले जाकर के मिला देते हैं, जबरदस्ती मिला देते हैं, जबरदस्ती ले जाके मिला देते हैं, इसको जबरदस्ती मिला देते हैं, और जिस बिंदु पे मिलाते हैं वो फोकस है कि नहीं, एक बिंदु पे मिला देते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, ये होता नहीं है, काल्पनिक है, ठीक है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ये ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पे परिभाषा, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत किसमें होगा, उत्तल में, और मिलती है ये किसमें होगा, अवतल में। अवतल में मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है उत्तल में, ये दोनों बातें इसमें लिखी हुई है, ध्यान रखना। अब एक बात समझना ध्यान से, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएगी, दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ध्यान रखोगे, जितनी भी किरण है फोकस से होकर गुजरती है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, वही बिंदु उसका मुख्य फोकस होता है। अगर वो उत्तल है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरणें आती है,
दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराती है और ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, इधर चला गया, लेकिन उसको जबरदस्ती हम फोकस में मिला दिए। ये प्रतीत होता है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा से इसको हमने मिला दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मुख्य फोकस अगर आपसे पूछा जाए तो हम उम्मीद करते हैं आप बता दोगे। अब देखो यहाँ पे, अब है फोकस दूरी। अब क्या है? फोकस दूरी। तो देखो यहां पर गौर करना, ध्रुव P और मुख्य फोकस के F के बीच की दूरी। अब यहां से यहां की दूरी देखो, ये ध्रुव है ना, और यहां से यहां के बीच की दूरी, ठीक है, यहां से यहां के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे फोकसांतर भी कहा जाता है। यहां से यहां की दूरी, और इस फोकस दूरी को स्मॉल f से हम लिखते हैं। इस फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? स्मॉल f से। ये दर्पण का ध्रुव है, यहां से यहां की दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। यही दूरी को हम क्या कहते हैं? तो इसी दूरी को हम कहते हैं, ध्यान रखोगे, फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष मतलब मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है ना। मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, ध्यान रखोगे। फोकस दूरी क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस समझा दिया, मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब नेक्स्ट है द्वारक, अपर्चर भी इसे कहते हैं। अब देखिए द्वारक की अगर हम बात करें, अब देखो यहां पर गौर से ध्यान देना, यहां पर हम एक सेकेंड, यहां पर हम एक इमेज बना रहे हैं। इस इमेज में क्लियर दिख रहा है? इस इमेज में एक सेकेंड, मान लो इसको यहां से हमने हटा दिया। अब इसके पीछे रजतीत है, क्या है? रजतीत किया गया है, पॉलिश किया गया है। पॉलिश किया गया है। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, दर्पण है, ठीक है। अब देखो इस दर्पण के यहां से यहां तक की एक जो रेखा है, इसे दर्पण का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। अब इसी व्यास जो है ना, यही इसी के समांतर जो है परावर्तक पृष्ठ, ये पूरा है। यहां से यहां तक ये क्या है? परावर्तक सतह है। यहां से यहां तक मतलब यहां ये दर्पण है, यहां से यहां तक जो क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण आके टकराएगी तो परावर्तन होगा। यानी ये पूरा इसका यहां से यहां तक एक व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये प्राय दर्पण पर उपयोग नहीं होता है। कैमरा में आप देखते हो जूम करने के लिए कैमरा को कम किया जाता है ना, जूम कैमरा को बड़ा, इसके मतलब शीशा को जूम करने के लिए, लेंस को जूम करने के लिए, है ना, लेंस को क्या करने के लिए? छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए होता है ना, ये बातें होती है। लेकिन ये आप समझ लो, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है ना, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जहां से प्रकाश की किरणें टकराती है, परावर्तित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वारक भी आप समझ गए, अपर्चर भी आप समझ गए। यहाँ पे कुछ पॉइंट बना करके लिखा गया है, इसको समझ लो। समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है। समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस पर मिलती है, तो दर्पण अवतल है। समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें मुख्य फोकस से मतलब मान के चलो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत अगर होती है तो वो क्या है? उत्तल दर्पण है। बस यही ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे और इसको नोट्स कर लोगे। जो जो पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट्स में लिखोगे। अगर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए हो, बिहार एग्जाम पोर्टल के ऑफलाइन क्लास से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पहले ही हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आर तथा एफ में संबंध क्या होता है? आर तथा एफ में क्या संबंध होता है? अब देखो ध्यान दो, यहां पर हम समझा दें आपको। चलो एक इमेज ही बना लेते हैं फिर से।
आर तथा एफ में संबंध क्या होता है। इस संबंध को समझाने के लिए ठीक है, अब ध्यान दो, इसको मैंने पॉलिश कर दिया। एक मुख्य अक्ष हम लेते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। क्या क्या रहा है, आर तथा एफ में संबंध। ये जो देख रहे हो ना, इस गोले का कटा हुआ भाग है खोखले गोले का, इसके केंद्र होगा, इसे वक्ता केंद्र कहते हैं। इसके बीच में क्या होता है, फोकस होता है, और ये होता है पी। ठीक है, ये क्या होता है, पी होता है, ध्रुव होता है। अब ध्यान दो, यहां पे यहां से यहां की जो दूरी होती है, एक सेकेंड, यहां से यहां की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकसांतर। इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये बातें आपको मालूम है, अभी मैंने बतलाया। और यहां से यहां की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। इसे हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, आर तथा एफ में क्या संबंध है। तो एफ जो है, पी से एफ की दूरी को फोकस दूरी, ठीक है, कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। ये जो आर है, ये कितना है, इतना बड़ा है। फोकस दूरी कितना है, इतना है। आप देख सकते हो, इसके ये दुगुना है, इतना इतना, है ना। यानी आर जो है एफ के दुगुनी है। आर जो है एफ के क्या है, दुगुनी है। क्लियर दिख रहा है ना। यानी आप यहां पे समझ सकते हो कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या आर फोकस दूरी से दुगुनी होती है। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं, फोकस दूरी बीच में है। ठीक है, एफ, पी और एफ, ये जो है फोकस दूरी है, एफ बीच में है। जितना दूरी इधर है, इतना दूरी इधर है। यानी क्लियर है, आर जो है एफ के दुगुनी है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, आर बराबर 2f लिख सकते हैं। आर बराबर 2f, है ना। अब ध्यान दो, इसका अर्थ है कि मुख्य फोकस एफ ध्रुव पी और वक्ता केंद्र सी के ठीक मध्य होता है। इससे क्या आपको पता चलता है, और ये बातें हम सिद्ध भी करेंगे, है ना। एफ बराबर r/2, इस चीज को हम प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। चैप्टर को अच्छे से लाइन बाय लाइन समझा करके इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर जितने भी प्रूफ करने वाले हैं, एफ बराबर r/2 हो या दर्पण सूत्र हो, लेंस सूत्र हो, जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, पी से सी की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, और वक्ता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आप देख सकते हो, दुगुनी होती है। ठीक है, यानी ये दुगुनी होती है, इसका मतलब है कि फोकस जो है, मतलब मुख्य फोकस जो है ये बीच में है, तब तो दुगुनी है। तो यही बात यहां लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि मुख्य फोकस एफ ध्रुव और पी, यानी ध्रुव को पी कहते हैं और वक्ता त्रिज्या सी के ठीक क्या है, बीच में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें जो है समझ में आया होगा, है ना। तो आज आपने क्या क्या सीखा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एक बार समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं देखा। ठीक है, क्या क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर बिंब रखा हो, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, दायां बाईं ओर दिखता है, बायां दाईं ओर दिखता है। इसके बाद गोलीय दर्पण को हमने समझा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी कांच के खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है ना, वक्रित होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये बातें हमने सीखा। फिर गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोले का जो भाग है, दर्पण जो है, जो दर्पण है गोलीय दर्पण, जो कटे हुए कांच के गोले का भाग है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। और उसकी केंद्र से वक्ता केंद्र की दूरी जो है ना, आप देखो पी से लेकर के सी की दूरी को,
इसे हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। आप जान ही रहे हो, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है, उस दर्पण की स्थित नहीं होता है, उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण भाग है उसको हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष आपको हम समझा दिए, क्या समझा दिए कि ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक सीधी रेखा होती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद हमने क्या सिखाया आपको, मुख्य फोकस, यानी किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस पे आके मिलती है, उसे अवतल दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। और किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और छोटे द्वारा के गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या आपको समझा दिया, फोकस दूरी समझा दिया। वक्ता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि मुख्य फोकस, ये सारी बातें आपने समझ लिया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बिहार एग्जाम पोर्टल के इस चैनल पे है, इसके जो वीडियो में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप जाकर के लिखें, हम कोशिश करेंगे समझाने का। और एग्जाम पोर्टल, बिहार एग्जाम पोर्टल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को अब कंटिन्यू आपके क्लास के माध्यम से समाप्त जल्द ही करेंगे, रेगुलर क्लास आएगी। और आपको हम बता देते हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, बाकी जो चैप्टर बचा हुआ उसका भी क्वेश्चन आंसर बाकी है, सारा हम करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपका सिलेबस बहुत जल्द से जल्द खत्म करेंगे, 4 से 5 महीना के अंदर ही हम खत्म कर देंगे आपके सिलेबस को। अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। 3 महीने जम के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर का। आप टेंशन मत लो, बस मेहनत करो और इसका नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।